हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे रिपोर्ट राइटिंग अंडर रिसर्च मेथोडोलॉजी। जब आप रिसर्च करते हैं तो उसका अंतिम चरण होता है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, एक अच्छा रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखा जाता है, इसकी क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है, आज के वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। रिपोर्ट राइटिंग हिंदी में जिसे कहा जाता है प्रतिवेदन लेखन। प्रतिवेदन को तैयार करना अनुसंधान का अंतिम चरण है। सरल शब्दों में मैं आपको बताना चाहूँगी कि आजकल आप देखते होंगे कोई भी फिल्म रिलीज होने वाली रहती है तो उसका जो ट्रेलर आता है, तो पूरी फिल्म बन गई है, उसके आवश्यक तत्वों को लेके जो ट्रेलर बनाया गया वह जो है उससे आप देख सकते हैं कि वो फिल्म किस स्टोरी पे बेस है, क्या उसमें दिखाया गया है। बिल्कुल उसी प्रकार जब आप अपना रिसर्च वर्क पूरा कर लेते हैं और उस रिसर्च वर्क को आप एक कहा जा सकता है उसकी शार्ट रिपोर्ट आप जो बनाते हैं वह शार्ट रिपोर्ट हमारे रिसर्च के लैंग्वेज में कहलाता है रिपोर्ट राइटिंग। इसलिए इसे रिसर्च का अंतिम चरण, लास्ट स्टेप कहा जाता है। अब प्रश्न आता है कि रिपोर्ट राइटिंग प्रतिवेदन लेखन का उद्देश्य क्या होता है। एम्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, पहला उद्देश्य इसका होता है तथ्यों को स्पष्ट करना, एलाबोरेटिंग द डाटा। तथ्य जो आपने अपने रिसर्च में लिए हैं उन तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए किन उद्देश्यों को लेकर आपने रिसर्च कार्य शुरू किया था, पूरे आपके कैलकुलेशन, डेटा कलेक्शन, डेटा इंटरप्रिटेशन के बाद क्या वह तथ्य स्पष्ट हुए, ये आपकी रिपोर्ट राइटिंग में आती है। दूसरा इसका उद्देश्य होता है शोध परिणाम को बताना। तथ्यों को स्पष्ट करने के पश्चात हर एक रिसर्चर यह चाहता है, यह चीज स्पष्ट हो कि उसने जिस उद्देश्य को लेके शोध कार्य शुरू किया था, शोध कार्य पूरा होने के पश्चात क्या परिणाम रहा, वह अपने रिजल्ट तक पहुंचा या नहीं पहुंच पाया। तो दूसरा इसका उद्देश्य होता है इलाबोरेटिंग द रिसर्च रिजल्ट। थर्ड, टेस्टिंग ऑफ वैलिडिटी, वैधता की जांच। जब आप रिपोर्ट बनाते हैं, जब आप प्रतिवेदन लिखते हैं तो एक बार पुनः आप समंक कैसे आपने लिए, किस प्रकार से आपने समंकों की जांच की, आपने कौन सा फार्मूला यूज किया, कैसे आपने उसकी वैलिडिटी चेक की, यह पुनः प्रक्रिया आप एक बार करते हैं तो आपके जो डेटा है उनकी वैलिडिटी की पुनः जांच हो जाती है। तो ये तीन मुख्य उद्देश्य हैं जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर कोई प्रतिवेदन लिखा जाता है। अगला मुख्य बिंदु मैं बताना चाहूंगी, इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, अनुसंधान प्रतिवेदन का महत्व एवं उपयोगिता। पहली इसकी उपयोगिता या हम बोल सकते हैं महत्व क्या है। अनुसंधान का संक्षिप्त रूप, रिपोर्ट जो है इट्स अ समराइज्ड फॉर्म ऑफ रिसर्च। आप देखिए बड़ी कोई चीज़ होती है, कभी कभी हमको किसी रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट होता है, लेकिन जब आप पूरी रिसर्च जो हम बोल सके थीसिस को देखते हैं तो उसे पढ़ने में आपको लगता है काफ़ी समय लगेगा, किस भाग को पढ़ा जाए, किसको छोड़ा जाए, आपके अंदर एक कश्मकश होता है। तो जो हमारा रिपोर्ट राइटिंग है वो उसका संक्षिप्त रूप है, समराइज्ड कर दिया गया है। जो आवश्यक तत्व हैं थीसिस के, उनको लेके हमने रिपोर्ट बनाया है। तो अनुसंधान का संक्षिप्त रूप है, यह लोगों को आकर्षित करता है। दूसरा इसका महत्व होता है अनुसंधान का प्रतिनिधित्व करना, रिप्रेजेंटिंग द रिसर्च। चूंकि इसमें अनुसंधान के, पुनः एक बार आप समझ लीजिए, जहां से आप समस्या को परिभाषित करते हैं और उसके अंतिम चरण जहां आप निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, उसके बीच के समस्त आपकी प्रक्रिया को, जो उसके मुख्य तत्व है, उन्हें आप रिपोर्ट राइटिंग में शामिल करते हैं। तो एक तरीके से जो आपका रिपोर्ट है वह आपके अनुसंधान को पूरा रिप्रेजेंट करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। तीसरी मुख्य बिंदु है अनुसंधान के क्षेत्र में वृद्धि, इन्हेंसमेंट इन रिसर्च स्कोप। क्योंकि रिपोर्ट जो है वह यह कहा जा सकता है कि उस
फील्ड से संबंधित लोगों को आकर्षित करता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो वह आपके रिसर्च स्कोप को, मतलब हो सकता है आपके रिपोर्ट को पढ़ के कुछ लोग उस जिस विषय पे आपने रिसर्च किया है उस विषय के किसी दूसरे बिंदु पे प्रकाश डालने के उद्देश्य से रिसर्च करें, या आपके रिपोर्ट को पढ़ के वो कोई नया उसमें अपना खोज करना चाहे, तो यह आपके रिसर्च स्कोप को बढ़ाता है। अगला बिंदु है अनुसंधान प्रविधियों की जानकारी। आपका जो रिपोर्ट है उसमें पूरा जो आपने रिसर्च टेक्निक यूज़ किया है, कैसे आपने डेटा कलेक्ट किया, कैसे उसका टेबुलेशन किया, इंटरप्रिटेशन कैसे हुआ, आपने अपने वैलिडिटी की जांच कैसे की, ईच एंड एवरी स्टेप आप इसमें संक्षिप्त में समझाते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से समझाते हैं। तो आपने जिन अनुसंधान प्रविधियों का, रिसर्च टेक्निक का उपयोग किया है उसकी जानकारी भी इसके पाठकों को मिलती है। सिद्धांत को प्रोत्साहन, इंकरेजिंग प्रिंसिपल्स। आप जो भी व्यक्ति रिसर्च करता है निश्चित रूप से कुछ प्रिंसिपल मान्यताओं को मानकर वह रिसर्च करता है। कभी भी रिसर्च हम झूठी मान्यताओं पे या गलत तथ्यों पे नहीं करते हैं, चाहे वह सामाजिक रिसर्च हो चाहे वैज्ञानिक। हम यह चाहते हैं कि हमारे अनुसंधान से समाज को एक नई दिशा मिले, हमारे समाज के लिए वह उपयोगी हो। तो जिस सिद्धांतों का पालन आपने अपने शोध में किया है उन सिद्धांतों को, अगर वह सिद्धांत समाज के लिए उपयोगी है तो आपके सिद्धांत को प्रोत्साहित किया जाएगा। कभी कभी आपने देखा है कि रिपोर्ट के बेस पे कुछ राज्य सरकार या कोई पब्लिक प्राइवेट बॉडी है वो आपके रिसर्च के आधार पर कार्य शुरू करती है और आपके रिसर्च सिद्धांत को इससे प्रोत्साहन मिलता है। नवीन परिकल्पनाओं का आधार, बेस फॉर न्यू हाइपोथेसिस। पहले ही बिंदु में मैंने स्पष्ट किया, क्योंकि रिपोर्ट जो है वो काफ़ी आकर्षक होता है, संक्षिप्त में होता है, लोग इसे पढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। तो जब लोग आपके रिसर्च को पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि इस विषय के इस बिंदु पे भी अनुसंधान किया जा सकता है, और जब वह अनुसंधान की बात सोचते हैं तो उन्हें परिकल्पना उनके दिमाग में आती है। इस तरीके से आपके अनुसंधान से एक नवीन परिकल्पना को आधार मिलता है। ज्ञान के प्रसार में सहायक, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिपोर्ट को पढ़ते हैं। थीसिस जो है लिमिटेड कॉपी होती है। थीसिस आपके विश्वविद्यालय में होता है, आपके गाइड के पास होता है, आपके पास होता है, लेकिन रिपोर्ट राइटिंग बाकायदा आप पब्लिश करा सकते हैं, ये बहुत लोगों के हाथ में जाता है। तो आपने जो अपना शोध कार्य किया है एक तरीके से उसके द्वारा आपके ज्ञान का, उस शोध कार्य का प्रसार भी रिपोर्ट के द्वारा होता है। जिज्ञासा उत्पन्न करना, जरूरी नहीं है कि जो आपके रिसर्च से इंटरेस्टेड ना हो, जिनको जो हम बोलते हैं साइंस के रिसर्च होते हैं और सोशल साइंस के रिसर्च होते हैं, उनके एरिया बिल्कुल अलग अलग होते हैं। लेकिन कभी कभी होता है जब आप रिपोर्ट पढ़ते हैं साइंस के रिपोर्ट को, एक सोशल साइंस का स्टूडेंट बहुत मन लगाकर पढ़ता है कि साइंस के इस रिपोर्ट से क्या रिजल्ट निकल रहा है, क्या चीज़ें सामने आ रही हैं। तो इस तरीके से अंदर एक पाठक के अंदर क्यूरोसिटी क्रिएट होती है। हमको लगता है कि रिसर्च का अंतिम परिणाम क्या है, और इसे जानने के लिए हम पूरा का पूरा रिपोर्ट पढ़ते हैं। तो यह एक तरीके से जिज्ञासा उत्पन्न करता है। कठोर परिश्रम को प्रोत्साहन, क्योंकि यह बिंदु पूर्णतः शोध से संबंधित है। आपने पूरा अपना शोध कार्य, एक थीसिस तैयार करी, लेकिन उसे और लोगों के हाथों तक पहुंचाने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए आपने फिर उसका रिपोर्ट लिखा। तो और रिपोर्ट को लिखते समय आपको बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना होता है कि आपके थीसिस का मुख्य बिंदु छूट ना जाए, कोई अननेसेसरी पॉइंट ऐसे हैं जो बहुत ज़रूरी नहीं है उन्हें रिपोर्ट में ना लिया जाए। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर आपको अपना रिपोर्ट तैयार करना होता है। तो इस तरीके से ये एक हार्ड वर्क है, एक शोधार्थी को हार्ड वर्क करने के लिए ये इनकरेज करता है। व्यवहारिक उपयोगिता, प्रैक्टिकल यूटिलिटी, बहुत सिंपल बिंदु है ये, क्योंकि जब आप रिपोर्ट लिखते हैं तो
उस रिपोर्ट को लिखते समय आप हमेशा लेखन शैली में, दिमाग में इस बात को ध्यान में रखते हैं कि आप अपने शोध कार्य के उस बिंदु को लिखें जो उपयोगी है, जो समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, राष्ट्र के लिए उपयोगी है, उसे आप उभार कर सामने लाते हैं रिपोर्ट में। तो इसकी व्यवहारिक उपयोगिता आपके थीसिस की तुलना में ज़्यादा होती है, या व्यावहारिक रूप से ज़्यादा लोगों, व्यावहारिक रूप से आप इसे बोल सकते हैं व्यावहारिकता के धरातल पर रिपोर्ट जो है वह ज़्यादा पसंद किया जाता है और ज़्यादा उपयोगी होता है। रिपोर्ट राइटिंग के अगले स्टेप में हम देखते हैं एक अच्छा रिपोर्ट राइटिंग लिखने के लिए उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। श्रेष्ठ प्रतिवेदन की विशेषताएं। पहला, सिस्टेमेटिक स्ट्रक्चर, व्यवस्थित संरचना। आप जब रिपोर्ट लिखते हैं तो उसकी संरचना, रूपरेखा, अंतर्वस्तु का विभाजन कैसे होगा, आपके डिफरेंट जो चैप्टर्स हैं वो किस क्रम में आएंगे, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर आप रिपोर्ट जो है लिखेंगे, सामने उसका कंटेंट देना होगा। दूसरा बिंदु इसका होता है एक्सटर्नल अट्रैक्शन। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपके रिपोर्ट जो है जब बन जाए बुक के रूप में तो देखने में वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो, जब उसे देखकर ही लोगों को लगे कि ये बुक जो है इसका टाइटल इस प्रकार से दिया गया है, ऐसे उसमें कवर पेज को आप डिज़ाइन करें कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर आकर्षित हो। भीतरी आकर्षण, इंटरनल अट्रैक्शन, तीसरा बिंदु आता है। यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि किसी ने बाहरी बुक देखी, जैसे हम किसी होटल में जाते हैं और आपने जो सब्जी मंगाई देखने में काफ़ी सुंदर वो सब्जी लगती है और लगता है इसे तुरंत खाया जाए, लेकिन जैसे ही आप खाते हैं और अगर उसका स्वाद अच्छा नहीं है तो आप उस सब्जी को लेंगे नहीं और होटल में कंप्लेन करेंगे। वैसे ही बाहरी आपके कवर पेज को देखकर, डिज़ाइन को देखकर पाठक उसे पढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं, तो अंदर जो आपकी लेखनी है, जो आपने क्रम दिया है, वो सब इतना आकर्षित होना चाहिए कि पहला पेज पढ़ने से लेके अंतिम पेज तक जो पाठक है वह बंधा रहे। ये आपके रिपोर्ट राइटिंग का भीतरी आकर्षण होगा। शीर्षक एवं टिप्पणियाँ जहाँ जरूरी है, कभी कभी होता है कि कुछ रिपोर्ट राइटर्स जो होते हैं वो एक ही टाइटल दे देते हैं और अंदर में सब टाइटल्स नहीं देते। आप अच्छे रिपोर्ट लिखने के लिए जहाँ जरूरी है आप सब टाइटल्स दीजिए, अलग से उनकी हेडिंग्स दीजिए, जिससे आपका रिपोर्ट जो है वो काफ़ी अच्छा रहे और उस हेडिंग को देखकर पाठक ये समझ जाए कि इस हेडिंग के अंदर में क्या होगा। इसी प्रकार से टिप्पणियाँ, जहाँ जहाँ आप किसी के डेफिनेशन लेते हैं, कुछ आप डेटा लेते हैं, तो वो डेटा आपने कहाँ से कलेक्ट किया, इमीडिएट आप वहाँ पे उसकी टिप्पणी दीजिए उसी पेज के अंत में, जिससे पाठक को स्पष्ट हो जाए कि इस पेज में लिया गया पर्टिकुलर डेटा, इसका सोर्स जो है आपने इंडिया टुडे से लिया है, किसी सांख्यिकी माध्यम से लिया है, वह स्पष्ट होना चाहिए। अगला बिंदु आता है विस्तृत विवरण, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। आप जिन चीज़ों को लिख रहे हैं, चूंकि ये आपके शोध कार्य का जो है शॉर्ट फॉर्म कहा जा सकता है प्रतिवेदन को, लेकिन प्रतिवेदन में अपने थीसिस के मुख्य बिंदुओं का आप विस्तृत विवरण दीजिए। जैसे आपने जो परिकल्पना की है उस परिकल्पना को आपने कैसे प्रूव किया, इन चीज़ों का जब आप विवरण दे रहे हैं तो वह विवरण विस्तृत होना चाहिए। या आप जो लिमिटेशंस वगैरह बता रहे हैं, ऐसा ना हो कि लिमिटेशन बिल्कुल 2-3 शब्दों का हो और पाठक समझ ही ना पाए कि उस तरीके की सीमाओं से आपका कार्य कैसे प्रभावित हुआ। तो आपका जहाँ पे जरूरी है वहाँ के विवरण जो है वो विस्तार से होने चाहिए। अगला बिंदु आता है सिंप्लिसिटी एंड क्लियरिटी, सुगमता और स्पष्टता। सुगमता एवं स्पष्टता। सुगम का मतलब है आपके शब्दों का चयन सरल होना चाहिए, बहुत क्लिष्ट शब्दों का चयन आप ना कीजिए। आप सेंटेंस जो फॉर्म कर रहे हैं वह ऐसा हो कि पढ़ने से आसानी से समझ में आ जाए। और स्पष्टता
एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ, इनमें एक क्रम बना रहे। ऐसा ना हो कि एक हेडलाइन पढ़ने के बाद दूसरे हेडलाइन जाने में पहले हेडलाइन और दूसरे हेडलाइन के बीच का जो संबंध है वह पाठक को स्पष्ट ना हो। दोनों ही चीजें होने पे ही आपका जो रिपोर्ट राइटिंग है वह अच्छा माना जाएगा। पुनरावृत्ति से बचाव। कभी कभी कुछ रिपोर्ट राइटर्स करते हैं हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव्स, इन दोनों चीजों को सिमिलर कर देते हैं और बार बार उन्हीं चीजों को लिखते जाते हैं। तो जब आप रिपोर्ट लिख रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कोई भी बिंदु बार बार रिपीट ना हो, उससे आपका जो रिपोर्ट है वह उतना प्रभावशाली नहीं रहेगा। विश्वसनीय निष्कर्ष, जो आपके रिसर्च का कंक्लूजन है, जो आपने अपने रिसर्च का निचोड़ निकाला है, वो हमेशा रिलायबल होना चाहिए। आप वहां तक कैसे पहुंचे, किन साधनों को, किन टूल्स का आपने उपयोग किया, कैसे डेटा कलेक्ट किया, आपने डेटा की वैलिडिटी आपने कैसे चेक की, रियलेबिलिटी आपने कैसे चेक की, ये सारी चीजों को आपको बहुत स्पष्ट ढंग से बताना चाहिए। और निष्कर्ष जो है, हर निष्कर्ष आपका पॉजिटिव आए जरूरी नहीं है, निष्कर्ष में कुछ नकारात्मक बिंदु भी आ सकते हैं। तो आप निष्कर्ष को लिखते समय उसकी विश्वसनीयता को बरकरार रखिए, क्योंकि अगर आपका निष्कर्ष विश्वसनीय नहीं है तो आपका यह कहा जा सकता है जो रिसर्च का रिपोर्ट आपने लिखा है उसमें माना जाएगा आपने अपने प्रभाव, अपने विचारों को ज्यादा ध्यान दिया, ना कि अपने रिसर्च के रिजल्ट को। तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर अगर आप रिपोर्ट लिखते हैं तो आपका रिपोर्ट निश्चित रूप से एक अच्छे रिपोर्ट की श्रेणी में आएगा और पाठकों के द्वारा सराहा जाएगा। अगला बिंदु, जब हम रिपोर्ट लिखते हैं तो प्रिंसिपल्स क्या होंगे? लगभग इसके बिंदु वही होंगे जो श्रेष्ठ प्रतिवेदन की विशेषताएं हैं, केवल आपको समझाने का ढंग थोड़ा सा अलग हो जाएगा। क्या क्या इसके सिद्धांत, जनरल प्रिंसिपल्स हम जिसको बोलते हैं, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, वह क्या क्या होते हैं? पहला, पाठकों की श्रेणियां। जब कभी आप रिपोर्ट लिखते हैं तो आप ये देखिए कि आपके पाठक किस कैटेगरी के होंगे। वो विशेषज्ञ होंगे कि आम आदमी होंगे या वह रिसर्चर्स ही होंगे। तो उनकी जो कैटेगरी है उसको ध्यान में रख के आप रिपोर्ट लिखिए, क्योंकि आप जन साधारण के लिए अगर बिल्कुल शोधात्मक रिपोर्ट लिखेंगे तो जन साधारण उससे पसंद नहीं करेगा। उनके लिए आपको जब रिपोर्ट लिखनी होगी तो सामान्य भाषा का प्रयोग करना होगा। दूसरा कैटेगरी ऑफ, दूसरा आपका आता है पॉजिटिव एंड निगेटिव साइड। अपने रिपोर्ट में आप अपने जो कार्य है उसके धनात्मक और एवं ऋणात्मक दोनों पक्षों को आपको जगह जगह पे स्पष्ट करना होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप जो अपना शोध कार्य कर रहे हो उसमें सारे आपके अनुकूल वातावरण या अनुकूल रिजल्ट मिलता गया हो। जहाँ पे प्रतिकूल, निगेटिव आपको रिजल्ट मिला हो या लोगों ने आपका सहयोग ना किया हो, उस चीज को भी आप रिपोर्ट में दिखाते जाइए। सीमाओं का स्पष्ट वर्णन। जब कभी हम कोई शोध कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी कुछ लिमिटेशंस होते हैं, हमारी कुछ सीमाएं होती हैं, व्यक्तिगत सीमाएं होती हैं, भौगोलिक सीमाएं होती हैं, अन्य सीमाएं होती हैं। तो उन सीमाओं का प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे रिसर्च वर्क पे पड़ता है, जो कि रिपोर्ट राइटिंग में आएगा। उन सीमाओं का वर्णन आप अनिवार्य रूप से अपने रिपोर्ट राइटिंग में करें। एक उदाहरण मैं यहाँ पे देना चाहूंगी। जैसे ही मान लीजिए आप दुर्ग भिलाई में रहने वाले शोधार्थी हैं और आपको लगता है कि बॉम्बे में जो बच्चे 12वीं पास करके फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो उनकी मानसिक अवस्था पे क्या उनके आर्थिक अवस्था का प्रभाव पड़ता है, ये आप करना चाह रहे हैं। लेकिन चूंकि आप दुर्ग भिलाई में रहते हैं और मान लीजिए आपके रिसर्च की फंडिंग नहीं हो पा रही है, मान लीजिए आप को कहीं से स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रहा है, आपके परिवार की स्थितियां ऐसी नहीं है कि आप वहां जाकर ये कर पाए, तो ये आपका एक लिमिटेशन आ गया। इसका स्पष्ट वर्णन होना चाहिए कि आपने क्यों विषय का चयन दुर्ग या भिलाई को ही रखा, क्यों आप बाहर जाकर अपना रिसर्च वर्क नहीं किए। शोध परिणाम की समीक्षा।
आपका जो भी रिसर्च का रिजल्ट आता है उसकी आप समीक्षा कीजिए। सकारात्मक तथ्यों के साथ जो नेगेटिव, जो आपको कमियां दिखी या आपके सामने जो समस्याएं आई, उनका भी आप वर्णन अपने रिपोर्ट में जरूर करें। आवश्यक सूचना, इसके अलावा आपने आवश्यक जो इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से लिए, क्या सोर्स थे, इंटरव्यू के द्वारा लिया, सेकेंडरी डाटा लिया, ये सूचनाएं आपने जहाँ जहाँ से ली हैं, स्पेशली अपने डेटा का या किसी के कथन को यदि आप कह रहे हैं, तो जब तक वो आपका रिटर्न किसी पत्र पत्रिका का ना हो तब तक आप किसी बातों को अपने रिपोर्ट में शामिल ना करें। और जो सूचनाएं आप रिपोर्ट में शामिल कर रहे हैं, जिन तथ्यों को शामिल कर रहे हैं, उनसे संबंधित सोर्सेज या उसकी सूचनाएं जरूर दीजिए। टिप्पणी का उपयोग, यूजेस ऑफ फुटनोट्स, आप हमेशा टिप्पणी, जहाँ कहीं आप डेफिनेशन ले रहे हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात ले रहे हैं, कोई डेटा ले रहे हैं, सेकेंडरी डेटा आप ले रहे हैं, तो उस डेटा को आपने कहाँ से लिया, वो डेफिनेशन कहाँ दिया गया है, इन चीज़ों को आप इमीडिएट उसी पेज में फुट नोट्स के थ्रू स्पष्ट कीजिए। रिपोर्ट जो है वह अगला बिंदु आता है, प्रतिवेदन सूक्ष्म हो। जो आप रिपोर्ट बनाते हैं वह हमेशा सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब है बहुत विस्तार में मत बनाइए। जैसे कहा जाता है गागर में सागर, आपके पूरे थीसिस का निचोड़ जो है वह रिपोर्ट में होता है, तो वह सूक्ष्म रूप में होना चाहिए, छोटा हो, रोचक हो, पाठक उसे पढ़ने के लिए प्रेरित हो और पढ़ें तो आपने जिन उद्देश्यों को लेकर अपना शोध कार्य किया है वह उद्देश्य और उसका परिणाम पाठक तक स्पष्ट रूप से समझे, ये माइक्रो फॉर्म में होना चाहिए। इस चीज को आप ध्यान में जरूर रखिए। अगला आता है सार्थकता स्तर को स्पष्ट करना चाहिए। जब कभी आप अपना रिपोर्ट लिखते हैं तो उसमें आपके रिसर्च का सार्थकता स्तर क्या रहा, सामाजिक रूप से या हम बोल सकते हैं कि समाज के किसी वर्ग विशेष के लिए, तो उस सार्थकता स्तर को आपको जरूर स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप सार्थकता स्तर को स्पष्ट नहीं करेंगे तो आपके रिपोर्ट की उपयोगिता स्पष्ट नहीं होगी। इन 8 बिंदुओं के अलावा आप कैसे आपने डेटा कलेक्ट किया, विशेष रूप से कोई समस्याएं अगर आपके सामने आई, कुछ कठिनाइयां आई, इसके अलावा यदि आपको सामाजिक अन्य जिज्ञासा आपके मन में हुई हो लेकिन उसके कारण आपका रिपोर्ट या आपका शोध कार्य बड़ा हो जाता, उनका आप एक छोटा विवरण अपने रिपोर्ट में जरूर दें, क्योंकि इन विवरणों के आधार पर पाठक जो है वो उसी विषय में दूसरे तरीके से शोध कार्य करने को प्रेरित होता है।